दोस्तों नमस्कार। दोस्तों शाम का वक्त है, सूरज डूब रहा है, लेकिन ठीक 12 घंटे पहले सुबह का वक्त था, सूरज उग रहा था। उस वक्त यहाँ पर लंगर चल रहा था। शाम का वक्त है, अब भी यहाँ पर लंगर ही चल रहा है। अलग अलग तादाद में, जितनी बड़ी तादाद में लोग बीते 12 घंटों के सफ़र के बाद लौटे हैं, तो यहाँ पर भोजन प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इस 12 घंटे के दौर में ऐसा क्या हुआ कि न सिर्फ देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी भारत के गणतंत्र दिवस की गूंज कुछ नए सिरे से हो चली है। और शायद आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जब कोई आंदोलन इतनी तीव्रता के साथ, वह भी दिल्ली में पनपा और दिल्ली को अपने आगोश में समेटता चला गया, जहां पर पहली बार इस बात का एहसास हुआ क्या वाकई लाल किले पर 2 झंडे फहराए जा सकते हैं, एक राष्ट्रीय अस्मिता को लिए हुए और दूसरा आंदोलन की तीव्रता को लिए हुए। तो क्या किसान आंदोलन ने ऐसी तीव्रता इस देश के भीतर में हासिल कर ली, या फिर इस देश का सिस्टम धीरे धीरे कुछ इस तरीके से ऐसी अवस्था में इस देश को लाकर खड़ा कर चुका है जहां पर यह परिस्थितियां होनी ही थी। क्योंकि किसान आंदोलन पंजाब के विरोध प्रदर्शन से निकला जरूर, उसके बाद हरियाणा को इसने समेटा जरूर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हम जहां पर खड़े हैं वो एक लिहाज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सिरा है, यह गाजीपुर का इलाका है। और 12 घंटे पहले सुबह के वक्त यहीं से लोग निकले थे। उस वक्त किसी को एहसास नहीं था कि जो निर्धारित रूट है उससे हटकर हर की आंख लाल किले की तरफ है, क्योंकि लाल किले के प्राचीर से हर 15 अगस्त यानी आज़ादी के दिन देश के प्रधानमंत्री कुछ ऐलान करते हैं। और यह परंपरा कोई आज की नहीं है, 1947 के बाद से यह परंपरा चली आ रही है। लेकिन 1947 के बाद से 2020 तक इस देश में लगभग 42 आंदोलन हुए हैं, जिसमें से 6 आंदोलन खेती से जुड़े हुए हैं। लेकिन कभी कोई आंदोलन लाल किले तक पहुंचने की स्थिति को दिखला नहीं पाया। तो फिर यह कौन सी परिस्थिति थी जिसमें लाल किले तक पहुंचकर झंडा फहराने की सोच थी? वह कौन सी इस देश की परिस्थिति थी जिसमें पहली बार गणतंत्र के दिन ही यानी गणतंत्र दिवस के दिन ही याद संविधान को भी किया गया? और संविधान इस दौर में किस तरीके से राजनीतिक सत्ता के जरिए मटियामेट होता चला जा रहा है, यह भी कुछ छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि जिन 3 कानूनों का जिक्र होता है, तो यहां पर जब बात किसी से भी कीजिए वो इस बात का जिक्र करता है पार्लियामेंट के भीतर भी वोटिंग नहीं हुई, ध्वनि मत से पास कर दिया गया। विपक्ष स्टैंडिंग कमेटी का जिक्र कर रहा था, स्टैंडिंग कमेटी के पास कानून नहीं भेजा गया, राज्यों से सलाह मशविरा नहीं किया गया, फिर भी ये कानून की शक्ल में हमारे सामने खड़ा है। हमें लगता है कि आज आपको कुछ ऐसे पन्नों को खोलने की जरूरत है जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि क्या वाकई इस देश के भीतर में संविधान को ही ताक पर रखा जा चुका है, और खास तौर से राजनीतिक सत्ता। क्योंकि भारत के संविधान के भीतर में हर वो चीज दर्ज है जिस चीजों को मौजूदा वक्त में खत्म किया गया, चाहे वो नागरिकों के अधिकार हो, चाहे इस देश में बोलने की आजादी का सवाल हो, चाहे इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे कृषि का ही सवाल क्यों ना हो। ये सारे सवाल कॉन्स्टिट्यूशन के बीच आर्टिकल दर आर्टिकल कैसे खारिज हो गए हैं। हमें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ डॉक्यूमेंट्स के जरिए आज जरा समझ लीजिए कि किस स्थिति में इस देश ने राजनीतिक सत्ता के जरिए कानूनों को खत्म किया। और अब सबसे बड़ा सवाल यह हो चला है कि अगर आंदोलन ही कानून से इतर देखने लगे तो फिर इस देश के सामने कौन सी व्यवस्था बचेगी। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत साफ तौर पर कहता है कि आर्टिकल 14 से 18 तक इस देश के नागरिकों को उसके हर अधिकार को संरक्षित किया जाएगा। क्या राज्य ने ऐसा किया है? आर्टिकल 21 बहुत साफ तौर पर कहता है कि लाइफ और लिबर्टी की रक्षा स्टेट को करनी है। लेकिन इस देर में एक लंबी कतार है, जब बड़ी तादाद में लोगों ने कुछ भी कहा उन पर देशद्रोह का मुकदमा ठोका गया। यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस देश के भीतर में आलोचना करना सरकार का कितना भारी पड़ जाता है, यह भी छुपा हुआ सच नहीं है। यह सब कुछ बहुत पारदर्शी हो चला है। आर्टिकल 19(1 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जिक्र करता है, उसके मातहत इस देश के भीतर में हाथरस की घटना हो या उत्तर प्रदेश में नून रोटी में जीते हुए बच्चों का जिक्र हो, जेल में ठूंस दिया जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत दायरे में ममता बनर्जी भी आएंगी और एक वक्त जयललिता भी आती है।
राजनीतिक सत्ताएं गुजरात की भी आई है, राजनीतिक सत्ताएं राजस्थान की भी आई है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसकी धज्जियां कैसे उड़ी, यह भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, खास तौर से आर्टिकल 25 जिस बात का जिक्र करता है, उसकी धज्जियां इस देश के भीतर में कैसे किस रूप में राजनीतिक तौर पर उड़ाई गई, यह भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। आर्टिकल 29, इस देश के बच्चे स्वस्थ रहें, इस देश के भीतर में कानूनी व्यवस्था न्याय की तरफ देखे, इसके लिए आर्टिकल 39A है। लेकिन क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो उम्मीद और आशा इस देश की जनता के साथ जुड़ी रही, क्या वो मौजूदा वक्त में है या कोई कटघरा खड़ा करती है, यह भी एक सवाल है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन को जब टटोलना शुरू कीजिएगा तो जो आर्टिकल 43 है वह इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए मजदूरों को एक बेहतरीन वेज का जिक्र करता है, यानी उनको मजदूरी मिलनी चाहिए, इस बात का जिक्र करता है। लेकिन यहां जितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है, इसमें सिर्फ किसान नहीं है, मजदूरों की तादाद भी है। जो छोटे कृषक और सीमांत किसान जिन्हें कहा जाता है, उनकी मौजूदगी भी इसमें है, जिनके पास लगभग आधे हेक्टेयर से भी कम की जमीन होगी। यह भी एक सच है। क्या उनको वाकई मिलता है? और इसी से जुड़ा हुआ एमएसपी का सवाल आकर खड़ा होता है। इस देश के भीतर में एमएसपी को कोई आज नहीं बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री के वक्त में एमएसपी का जिक्र था और बहुत साफ तौर पर जिक्र था कि किस तरीके से एक न्यूनतम कीमत फसल की मिलनी चाहिए। धीरे धीरे वो चीजें डाइल्यूट होती चली गई। इसी कॉन्स्टिट्यूशन की परतों को खोलिएगा तो आपको 48A मिलेगा, जिसमें आपको शुद्ध पानी मिलना चाहिए, शुद्ध हवा मिलनी चाहिए, किसी को कोई फिक्र नहीं है। 51 में देखिएगा तो बहुत साफ तौर पर है कि इस देश को साइंटिफिक तरीके से डेवलप करना है। लेकिन क्या वाकई साइंटिफिक तरीके से देश को डेवलप किया जा रहा है, या फिर अपनी परिस्थिति के अनुसार हिंदुत्व का नारा लगाते हुए एक नई परिस्थिति इस देश में बार बार सामने आकर खड़ी हो जाती है? आज इन बातों का जिक्र इसलिए क्योंकि आज संविधान लागू हुआ था। आज ही के दिन भारत गणतंत्र के तौर पर पहचान पाता है। जिस लाल किले के प्राचीर तक किसान पहुंचे, जिस लाल किले के प्राचीर तक झंडा फहराने की परिस्थितियों को इस देश में ले आया गया, वो एक सफर है। और इस सफर की बेहतरीन भूमिका अगर इस बात से समझे कि क्या वाकई कानून का राज इस देश में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या अपने आर्टिकल्स को भूल चुका है, इस देश में सरकार जो है क्या वो इस बात को भूल चुकी है कि जो संविधान के तहत राजनीतिक व्यवस्था चलनी चाहिए वह भी चीजें खत्म हो चली हैं? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का जिक्र हम इसलिए यहां पर आकर करना चाहते हैं क्योंकि ये आंदोलन की एक पड़ाव के तौर पर है 26 जनवरी। इसके आगे 1 फरवरी का सवाल आएगा। 1 फरवरी जब संसद मार्च की दिशा में किसान बढ़ेंगे, तब दिल्ली क्या करेगी? दिल्ली को लेकर सवाल कोई पहली बार नहीं उठे हैं, हर आंदोलन के वक्त उठे हैं। और हम आपको बताएं, जिस वक्त जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन शुरू किया था तो उन्होंने रामलीला मैदान की जगह लाल किले को ही चुना था, और लाल किले के पीछे वाले मैदान में ही बड़ी तादाद में सुबह से ही लोग जमा हो गए थे। इंदिरा गांधी की कुर्सी उस वक्त कांपने लगी थी, और जयप्रकाश नारायण ने जब ऐलान किया कि अब हम लोग संसद की मार्च करेंगे, तो उसके बाद एक सिरा वाकई धीरे धीरे होते होते संसद तक पहुंच चुका था और दूसरा सिरा वहीं पर मौजूद था। और इस भीड़ को देख के इंदिरा गांधी ने उसके बाद आने वाले वक्त में इस देश ने इमरजेंसी देखी, और इसके 48 घंटे के बाद, यानी जिस रैली को जेपी ने निकाला था उसके 48 घंटे के बाद इमरजेंसी इस देश में लागू हो गई। मौजूदा वक्त में कोई इमरजेंसी नहीं है। मौजूदा वक्त में संविधान के हाथ पांव किसी ने नहीं बांधे हैं। मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है। मौजूदा वक्त में कानून व्यवस्था अपने तरीके से चल रही है। लेकिन जो काम जिस इंस्टीट्यूशंस का होना चाहिए, क्या वो काम वो इंस्टीट्यूशन कर पा रहा है, या हर के भीतर कुछ सवाल है? युवाओं के भीतर सवाल है कि रोजगार कैसे मिलेगा, हाथों में डिग्रियां हैं। किसानों के भीतर सवाल है फसल उपजा देंगे तो कीमत कहां मिलेगी। मजदूरों के सामने सवाल है कि रोजगार नहीं होगा तो जिंदगी चलेगी कैसे। यही वो सवाल है जो धीरे धीरे किसी भी आंदोलन में उसको सींचते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। सवाल है कोई भी आंदोलन 2 महीने तक लगातार चलने के बाद कैसे अपने आप को बढ़ाते चला जा रहा है, शायद किसान आंदोलन के जरिए इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था डामाडोल है।
भारत की राजनीतिक सत्ता ने जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को चलाया है, उसमें किसी भी संस्थान के पास, किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और होते होते यह स्थिति धीरे धीरे एग्रीकल्चर को भी अपने आगोश में जब समेटने की दिशा में आ गई है, तब यह सवाल खड़ा हो रहा है, क्या भारत की अर्थव्यवस्था इतनी डामाडोल है कि वह किसानों को एमएसपी नहीं दे पाएगी? क्या इतनी डामाडोल है कि आने वाले वक्त में पीडीएस सिस्टम नहीं चलेगा? क्या इतनी डामाडोल हो चली है कि इस देश के भीतर में एफसीआई के गोडाउन्स नहीं रहेंगे, कॉरपोरेट्स के गोडाउन आ जाएंगे? ये सारे सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब ऐसे आंदोलन के भीतर घुसकर मिले या ना मिले, लेकिन ऐसे आंदोलन उस राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़ा करते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था एक तरफ संविधान को चूमती है, संविधान की शपथ लेती है, लेकिन दूसरी तरफ संविधान में दर्ज नागरिकों के हक और अधिकारों को कहीं ना कहीं बटियामेट कर देती है। और शायद इसीलिए हमें लगता है कि इस दृश्य को जब आप देखेंगे तो बड़ी तादाद में यही वो सड़क है जहां से किसानों ने जब यहां पर मार्च किया तो सीधे दिल्ली की दिशा में बढ़ते चले गए। दूसरी तरफ की ये सड़क बतलाती है कि किस तरीके से किसान धीरे धीरे लौट रहे हैं। दिल्ली के 5 बॉर्डरों का नजारा कम से कम यही है। और एक सवाल शायद समूची दुनिया के सामने है, क्या दुनिया के तमाम आंदोलन जो किसी भी तर्ज पर हुए हों, उसको अगर 21वीं सदी में आप लेकर आइएगा तो आपको वाकई अरब स्प्रिंग याद आएगा, जिसने अरब वर्ल्ड को आंदोलन के हिस्से में लाकर खड़ा कर दिया था। आपके जहन में क्लाइमेट यानी पर्यावरण को लेकर दुनिया भर में वो आंदोलन समझ में आएगा, किस तरीके से वॉल स्ट्रीट को घेरने का सवाल था। और इस दौर में अगर आप देश के भीतर झांकेंगे तो फिर देश के भीतर के उन आंदोलनों को समझिए जो इस देश में निर्भया कांड में भी हुआ था, इस देश में लोकपाल के वक्त भी हुआ था, इस देश के भीतर आदिवासियों को लेकर भी हुआ था। लेकिन हर आंदोलन के बाद की परिस्थितियां आंदोलन करने वाले लोगों को क्या राहत दिला पाई? यह सवाल शायद मौजूदा वक्त में किसानों के सामने है, मौजूदा वक्त में उन लोगों के सामने है जो इस आंदोलन में शरीक हो रहे हैं। इसीलिए 3 सवाल सबसे बड़े हो चले हैं। क्या राजनीतिक व्यवस्था ने संविधान की पटरी छोड़ दी? क्या संविधान ना होने पर कानून की जो स्थितियां थी वो खारिज हो गई? क्या राजनीतिक व्यवस्था जो है इस दौर में कानून को इतने कमजोर तौर पर देख रही है जहां पे कोई भी चाहे कुछ भी कर सकता है? यह वह स्थितियां हैं जो लाल किले तक ले गई, या फिर वह स्थितियां हैं जो कि किसान यह सोच रहा था कि वह शायद दिखलाना और बतलाना चाहता है कि लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर अगर प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं तो हम भी वहां पहुंचकर अपने झंडे को क्यों नहीं? ये खालसा पंथ का झंडा है जिसको वहां पर लहराया गया, और ये तकरीबन 400 बरस पहले जो छठे गुरु थे उन्होंने इस झंडे को अपनाया, जो त्रिकोण होता है उसको वहां पर अपनाया गया था, उस झंडे को वहां पर लगाया। यानी एक लिहाज से यह माना जाता है कि वह बहुत सीधे तौर पर आपको भगवान से जोड़ता है, ईश्वर से जोड़ता है, गॉड से जोड़ता है। इसीलिए वह झंडा जो है तमाम गुरुद्वारों पर आपको लहराता हुआ मिल जाएगा। लेकिन फिर वही सवाल है, इस देश का संविधान सेकुलरवाद को देखता है, इस देश का संविधान समाजवाद को देखता है, इस देश के संविधान के भीतर भी यह दर्ज है कि किस तरीके से आपको असमानता दूर करनी है, आपको लोगों के बीच में जो खाई है पैसे के बल पर उसको किसी भी तौर पे कम करना है। लेकिन क्या ये सब कुछ हो रहा है? ये सारे सवाल धीरे धीरे उठेंगे ही। और मेरे ख्याल से आज जब 26 जनवरी के दिन दिल्ली का जो नज़ारा समूची दुनिया ने देखा, देश ने देखा, जाहिर है हिंसा की भर्त्सना होनी चाहिए, हिंसा की भर्त्सना होगी। जो तय निर्धारित रूट था उस रूट पे आप नहीं चले, उसकी भी आलोचना होगी। लाल किले पे आप झंडा फहरा रहे थे, उसकी भी आलोचना की जाएगी। लेकिन हम बार बार कहते हैं उस सफर को देखिए, यह एक ऐसा सफर है जो भारतीय संविधान को राजनीतिक अवस्था ने ही खारिज किया है, और इस देश में राजनीतिक सत्ता पाने के लिए सब कुछ होता रहा है। इस देश में चुनाव तक को जनता से हड़प लिया गया। इस देश के भीतर में लोग जो मौलिक अधिकार का जिक्र तो दूर है, लोकतंत्र जिस वोट तंत्र पर जीता है, उस वोट तंत्र को लेकर इस देश में राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए। बिहार के चुनाव में सवाल उठे, ये सारे सवाल हैं। इन सवालों के भीतर क्या ये माना जाए
क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है कि इस देश के भीतर में कोई भी आंदोलन करे और कोई भी कहीं भी जाकर विरोध प्रदर्शन कर दे? ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये परिस्थितियां बन रही हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि किसी भी तरीके से इस देश में उस सिस्टम को लेकर आना है जो सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन से चले। संविधान को खारिज कर कर कोई व्यवस्था नहीं चल सकती है। संविधान से हटकर कोई परिस्थितियां नहीं चल सकती है। ये सारी स्थितियां बार बार इसी दिशा में इंगित करती है। क्या कहीं स्टेट फेल तो नहीं हो रहे हैं? क्या ऐसी स्थिति तो नहीं आ पा रही है? इस तरीके से लोगों के भीतर का गुस्सा हर जगह फूट पड़ता है। ये लगातार लोगों का जो जमावड़ा है, हमें लगता है कि आज इस बात को भी समझिए, इस बात को लेकर बड़ी बहस चल रही है कि आखिर वो कौन सा झंडा है जो लाल किले पर फहरा दिया गया और क्या उसको लेकर कुछ सवाल नहीं है। हमें लगता है कुछ सवाल हो सकते हैं, लेकिन इसको कहा जाता है निशान साहेब का झंडा। जी, 1609 में सिक्स नानक गुरु जो थे, गुरु हरगोबिंद जी, उन्होंने ही इसको किया था। और इसमें जो दोधारी कंडा होता है और दोनों तरफ कृपाण होते हैं और बीच में एक राउंड की स्थिति रहती है, इसको कहते हैं क्रिएटिव पावर ऑफ गॉड। यह बड़ा पवित्र माना जाता है, इससे कहाँ इनकार है। लेकिन फिर वही सवाल, या तो इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन मानिए या फिर राजनीतिक सत्ता को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना होगा। यह आंदोलन इसका भी पाठ पढ़ाएगा, क्योंकि अगर राजनीतिक सत्ताएं ही कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ देंगी तो फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से चलाएगा। और अलग अलग राज्यों में जो भी कानून काम कर रहे थे, उन कानूनों को लेकर सवाल यह है, क्या वाकई राज्य को यह अधिकार है कि किसी भी आंदोलन को लेकर वह लोगों को घरों में कैद कर दे? इस देश के भीतर में बहुत बार आंदोलन हुए, लेकिन इससे पहले ऐसी परिस्थितियां कहीं नहीं थी। शायद इसीलिए 2 महीने तक के इस आंदोलन ने एक मैसेज इस देश की उस लोकतंत्र के मंदिर को भी दिया है, यानी पार्लियामेंट को भी दिया है, कि आप किसी भी हालत में इस देश के लोगों के साथ सरोकार रखिए, उनकी जरूरतों को समझिए, उनके अधिकारों को समझिए, उनकी परिस्थितियों को समझिए। अन्यथा चीजें इस देश के भीतर में लोग अगर खड़े हो जाएंगे तो फिर कानून तो लोगों के लिए है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है वी द पीपुल फॉर द पीपुल, और अगर पीपुल ही गायब हो गया तो फिर कहां चीजें बचेंगी। और शायद आखिरी बात, इस देश में लोकतंत्र का मंदिर पार्लियामेंट है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। इस देश में जांच एजेंसियों के तौर पर सीबीआई भी है, ईडी भी है, आईबी भी अपने तौर पर काम करता है। लेकिन हर इंस्टीट्यूशन ने अगर अपने काम को छोड़ दिया जो उसको संविधान से पावर मिलता है, यानी संविधान के मातहत एक स्वायत्त संस्था के तौर पर उसकी जो मौजूदगी है, अगर वही खत्म हो गया तो फिर इस देश के भीतर में नागरिक क्या करेगा? वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने कहां जाएगा? यह एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब हमें लगता है कि पार्लियामेंट अगर सजेगी तो उसे देना पड़ेगा। और 1 फरवरी को जब इस देश का किसान पार्लियामेंट की तरफ बढ़ेगा पैदल मार्च करते हुए, तो शायद लोकतंत्र के मंदिर से भी कुछ सवाल खड़े होंगे, क्योंकि वहां बैठे हुए तमाम सांसदों के जहन में ये सारे सवाल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी ये सवाल होंगे। शायद इसीलिए लंगर, सेवा, संघर्ष, आंदोलन, यह सब किसी भी देश के भीतर अपनी मांगों को लेकर किए जाते हैं। लेकिन लंगर, सेवा, संघर्ष, समर्पण अगर इस देश के भीतर में आंदोलन के साथ साथ सत्ता को पलटने की परिस्थितियों में आ जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? यह एक आखिरी सवाल है। और शायद इसीलिए अब हमें लगता है कि ढलती हुई शाम के साथ आप इस स्थितियों को देखिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं जिन्हें आप देखें कि इस बड़ी तादाद में लोगों के भीतर कुछ सवाल हैं। इन सवालों का जवाब देगा कौन? सवाल है एक बहुत जरूरी सवाल। ये सवाल इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हो चले हैं क्योंकि राजनीतिक सत्ताओं के कानों में जू नहीं रेंग रही है, आंखों पे पट्टी बांध ली गई है। कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकार का हिमायती हो जाता है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में उन्हीं कानूनों को सुधार से जोड़ देते हैं जिन कानूनों का विरोध करते हुए किसान सड़क पे 2 महीनों से है। और हमें लगता है बार बार हम आखिरी बात कहते हैं, एक आखिरी बात और आपको कह दें, 100 से ज्यादा किसानों की शहादत इस आंदोलन में हुई है। क्या किसी को शर्म आती है इस देश के भीतर में कि आंदोलन करते हुए किसान
मौत को मुंह लगा रहा है। कुछ लोगों ने तो बाकायदा अपने हाथों से लिखा कि कानून पर भरोसा नहीं हो पा रहा है, सरकारों पर भरोसा नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें। ये ऐसे सवाल है जिन सवालों का जवाब कोई तो देगा। और भारत की राजनीतिक स्थितियां, भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान कहता है कि जब नागरिक अपने नुमाइंदों को चुने तो वह नुमाइंदे लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद के भीतर बैठकर खामोशी ना बरतें, बल्कि जिन्होंने उन्हें वोट दिया है उनके सवालों को वहां पर रखें। शायद ये सवाल उठ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए जब संसद खामोश हो जाती है तो सड़क से आवाज आएगी ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साहब डेमोक्रेसी खत्म